नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी से और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उससे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। तो मैटर क्या हुआ? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कितने स्टेट में अब मिलता है आपको, कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? तो मैटर जनरली 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा भी 2 स्टेट्स होती है वैसे, बोज-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर और एक होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड कौन सी स्टेट होती है मैटर की? जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं और वो रिजिड होते हैं नेचर में, उसे बोलेंगे सॉलिड। विच हैज़ डेफिनेट जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप हो उसे हम बोलेंगे सॉलिड। और जो होता है लिक्विड, वो क्या होता है? जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो हो, है ना। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही हो, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही हो। एक डेफिनेट वॉल्यूम तो उतना ही हो पर शेप डेफिनेट नहीं होगी। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। तो हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। गैस क्या होगी? जिसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। किसी भी बॉक्स में डालो ये उड़ के इधर उधर हट जाएगी, तो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम हुआ ना ही इसका डेफिनेट शेप हो जाएगा। जिधर भी जब डालोगे, रूम में आपने डाली तो रूम के कॉर्नर में हर जगह पे ये आपको फैली हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये होती है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब मालूम ही है। बोज-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? बोज-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो पार्टिकल की स्टेट होती है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब अगर मैं बात करूँ 0 केल्विन की, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतना कम अगर टेम्परेचर हो, है ना, तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इससे इस टेम्परेचर पे जो पार्टिकल की, जो भी मैटर की जो भी स्टेट होती है वो किस तरह से फ्रीज हुए होंगे या फ्रीज से भी ये नीचे कितना टेम्परेचर है, तो जो भी ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट स्टेट ऑफ मैटर होती है तो वो आएगी बोज-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर में। प्लाज्मा होती है जो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पे आयंस में एग्जिस्ट करता है मैटर आयंस में एग्जिस्ट करता है। जैसे जब हम सन की बात करते हैं, सन की कोर के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे वो हीलियम होता है। जैसे तो आयंस होते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन होंगे या हीलियम आयन होंगे, तो आयंस की फॉर्म में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, ये वेरी लो टेम्परेचर पे, ये 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, याद रखना, बोज-आइंस्टाइन और प्लाज्मा। बाकी ये 3 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इन स्टेट ऑफ मैटर में ना अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो सॉलिड है आपको मालूम है इसकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है? ये करता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो। अब इन प्रॉपर्टी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सॉलिड एग्जिबिट करता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। लिक्विड अब इसकी डेफिनेट शेप वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती, जिधर डालो उधर का ये शेप ले लेता है। तो लिक्विड पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पे प्रेशर की भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, प्रेशर भी इस पे लगा पाओगे। सॉलिड पे तो प्रेशर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेशर लिक्विड पे लगेगा। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जो होगी वो भी लिक्विड शो करेगी और कैपिलरी की प्रॉपर्टी भी लिक्विड में देखी जाएगी और फ्लोटिंग जो तैरती है चीज़ें वो भी लिक्विड पे ही देखी जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये लिक्विड की है। गैस के साथ क्या फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे? गैस के साथ हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रॉपर्टी। जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाया जाता है वो गैसेस की वजह से लगता है। तो ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है। तो देखो, सबसे पहले इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो किसी भी सॉलिड के साथ पैदा होती है।
तो क्या होता है, कोई भी रिजिड सब्सटेंस होता है जब, तो ये हार्ड अपीयर होता है, मतलब सॉलिड है तो रिजिड लगता है तो हार्ड होता है। तो रिजिड का मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस कठोर अगर है, हार्ड अगर है और हैज डेफिनेट शेप एंड साइज बट इट कैन बी स्ट्रेच्ड, फिर भी उसको स्ट्रेच तो किया जा सकता है थोड़ा बहुत, है ना। वायर है, कोई वायर की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगी, फिर भी आप उसको खींच सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, तो इट कैन बी स्ट्रेच्ड। वायर हो गई या आपका कोई भी सॉलिड हो गया, उसको आप थोड़ा सा कंप्रेस या स्ट्रेच तो कर सकते हो, है ना। स्ट्रेच, कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड, मतलब उसकी शेप में कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, डिफॉर्मेशन उसको बोलते हैं, है ना। When external force is applied, जब बाहर से कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करी जाएगी तो या तो उसको स्ट्रेच कर सकते हो आप, चाहे वो हार्ड भी है, रिजिड भी है वो सब्सटेंस, मतलब सॉलिड अगर है तो उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या उसकी शेप में कुछ डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले वापस, जब उससे आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा दो, उसे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। मान लो आपने कोई भी चीज़ है उसको खींचा है आपने, है ना, और खींचा आपने, ये स्ट्रेच हो गया है। अब जैसे ही आप इसको खींचना बंद कर दो, मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दो इससे, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप जैसा ये शुरू में था वही वाली शेप पे ये वापस आ जाएगा अगर, तो उसे बोलेंगे ये इलास्टिसिटी शो कर रहा है ना। तो इलास्टिसिटी क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप पे ये वापस रीगेन कर लेगा व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, है ना, या डिफॉर्मेशन जो फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो उसको जब हटा दोगे तो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए। जैसे हमने देखा होगा रबर बैंड होता है, रबर बैंड को आप ऐसे खींचोगे तो खिंच जाएगा, पर जैसे ही आप छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले लेगा। पूरी तरह से ओरिजिनल शेप कोई भी मटेरियल अपनी वापस नहीं लेता, वो हल्का सा डिफॉर्मेशन उसमें हमेशा के लिए हो जाता है वो, है ना। तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती कभी भी कि वो परफेक्टली इलास्टिक है और वापस अपनी ओरिजिनल शेप वो हमेशा रीगेन कर ले, ऐसा नहीं होता है। इलास्टिसिटी में भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसकी शेप में परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस देखो, परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस क्या होगा, रीगेन कंप्लीट ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स इज रिमूव, अपनी कंप्लीट शेप को वापस वो रीगेन कर ले, जब फोर्स को हटाया जाए, जैसा अभी मैंने बताया। तो क्वार्ट्ज होता है जो मतलब करीब होता है परफेक्टली, क्वार्ट्ज जो एक मटेरियल होता है ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बिल्कुल करीब होता है, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं हो सकता कोई भी, जैसे हमने बात की अभी। क्वार्ट्ज थोड़ा नज़दीक होता है परफेक्टली इलास्टिक के, मतलब ये मैक्सिमम रीगेन कर लेता है, बाकी सारे मटेरियल से तो सबसे ज़्यादा रीगेन कर लेता है ये अपनी शेप को। परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन ना कर पाए जब उससे एक्सटर्नल फोर्स को हटाया जाए। इसका उल्टा हो जाएगा बस इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी में हमने एक्सटर्नल फोर्स को, डिफॉर्मेशन को हटाया, ओरिजिनल शेप वापस आ गई। परफेक्टली प्लास्टिक में जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो जो आपकी शेप है वो वापस नहीं रीगेन करेगा, तो वो परफेक्टली प्लास्टिक आ गया। तो इसमें आ जाता है वैक्स हो गया जैसे, या वाइट पुट्टी जो होती है, पुट्टी भी क्या करेंगे आप फेंक के मारेंगे, वो इधर उधर फैल जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। मड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस में आती है। तो इन रियलिटी देखो, देयर इज नो सब्सटेंस परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है। सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में लाए कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। क्वार्ट्ज सबसे नज़दीक है परफेक्टली इलास्टिक के, बाकी मटेरियल बीच में आ गए, है ना। और परफेक्टली प्लास्टिक के नज़दीक वैक्स, पुट्टी वगैरह ये सब आ गया, मड आ गया, है ना। तो ये वाली चीज़, ये होता है आपका इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड्स शो करता है। अगला अगर हम देखें, इलास्टिसिटी से आपकी दो चीज़ें आती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ पे, आप ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके पर यूनिट एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये एरिया है, इस एरिया पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसे हम बोलेंगे
इस एरिया पे आप किसी फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हो तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेस लगाना। तो स्ट्रेस क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन मटेरियल टू चेंज इट्स शेप और साइज। इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा कि शेप और साइज को डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो वही करने के लिए जब हमने उसका शेप और साइज चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को ही लगाया है, तो एक क्या होता है, एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स आती है। पर स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो ये रिस्टोरिंग आपने देखा होगा कि जैसे मैंने रबर बैंड का ही एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल ले लो। ये मान लो रबर बैंड है, इसको दोनों तरफ से खींचो किसी फोर्स से, इस फोर्स से खींचा, दोनों तरफ से फोर्स लगा दी। अब जैसे ही आप फोर्स को छोड़ोगे, ये आपने लगाई है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब इसी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो इसकी ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन करेगी, उस फोर्स को हटाने के बाद एक वापस ले जाने के लिए, उसको ओरिजिनल में पोजीशन पे ले जाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स अपॉन एरिया। जो आप रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रहा है पर यूनिट एरिया, है ना, जो आप शेप चेंज करने के लिए लगा रहे हो। तो F हुआ अप्लाइड फोर्स, A हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये आ गया स्ट्रेस आपके पास में। इसका SI यूनिट क्या होगा? जैसे आपको मालूम है स्ट्रेस हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हो गया इसका यूनिट, SI यूनिट। अगला आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? कोई भी जब आपने स्ट्रेस लगा दिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, स्ट्रेस लगा दिया, ये कोई ओरिजिनल चीज थी, इसकी लेंथ L थी, इस पे आपने कोई नीचे की ओर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसमें एक इलॉन्गेशन हो गया, है ना, इसकी लेंथ चेंज हो गई, कितनी? डेल्टा L। तो ये डेल्टा L चेंज हुई जब आपने एरिया A एरिया पे कोई फोर्स लगाया है। तो जो चेंज हो, यही होता है स्ट्रेन, जो चेंज हुआ है टू द ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल जो भी डायमेंशन था, तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो आप इससे निकाल सकते हो कि कितना चेंज आपकी कोई किसी भी मटेरियल में आया है, कितना स्ट्रेन उसमें आया है ना, कितना खिंचा है वो चीज। तो चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो ये स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो, इस स्ट्रेस से किसी भी चीज पे कितनी खिंची है, वो कितना स्ट्रेन उस पे आया हुआ है, उसे बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है? ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है ओरिजिनल चेंज इन डायमेंशन। अब वो डायमेंशन हो सकता है कुछ भी, वो लेंथ हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, जो भी चेंज कर रहे हो। तो चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, कुछ भी, और ओरिजिनल टू द ओरिजिनल डायमेंशन, जो ओरिजिनली डायमेंशन रहा होगा वो। तो स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर ऊपर होगा डेल्टा L, अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले लूँ जो मैंने आपको यहाँ पे दिया, चेंज जितना हुआ टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल था L, तो ये क्या है? ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट हो जाएगा और क्या इसके डायमेंशन हो जाएंगे? नो यूनिट नो डायमेंशन, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि लेंथ को काट रहा है। तो इसका देखो, स्ट्रेस का तो था न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका रहेगा नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं रहेगा इसका, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन से एक लॉ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड्स की, वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। छोटी छोटी जो डिफॉर्मेशन होती है, मतलब छोटी छोटी जो चेंज होता है शेप में, किसी भी मटेरियल की शेप में जो चेंज होता है छोटा, उसमें जो स्ट्रेस होता है, मतलब जितना आप इस पे भार लगा रहे हो, जितना ये नीचे की ओर खिंच रहा है, मतलब जो स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेन के बराबर हो रहा है। जितना भार लटकाओगे उतना ज़्यादा खिंचेगा और जितनी ज़्यादा शेप चेंज होगी, जितना ज़्यादा भार लगाओगे उतना ज़्यादा शेप चेंज होगी, वही बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेन पैदा हो रहा है, उतना ही चेंज हो रहा है डायमेंशन में। तो सिंपल है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दूँ तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन यही रहेगा। अगर मैं स्ट्रेन को यहाँ ले जाऊँ स्ट्रेस के अपॉन में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के, कांस्टेंट के, और इसी कांस्टेंट को मैं लिख सकती हूँ के। तो के इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। इस के को क्या बोलता है, इस के को बोलता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ये ई भी दिया हुआ है, ये के भी इसको ले लेता है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो क्या बोला, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, के बराबर रह रही है। देखो तो आप हुक्स लॉ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपको दिखाता है, बताता है कि कितनी इलास्टिसिटी है आपकी किसी भी मटेरियल की। तो ये है हुक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आ जाती है लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी थोड़ी, है ना। लिक्विड आ गया, अब लिक्विड में सरफेस टेंशन आता है क्योंकि ये सॉलिड में नहीं आता, है ना। तो लिक्विड में सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन होता क्या है, ये एक इलास्टिक टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस दैट मेक इट एक्वायर द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। ये क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये एक इलास्टिक टेंडेंसी होती है ना। इलास्टिसिटी सॉलिड में भी होती है पर लिक्विड में हल्की इलास्टिक टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और कम से कम सरफेस एरिया किसका होता है, सर्कल, उसका स्फेयर का। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है रेन ड्रॉप्स, है ना, एग्जाम्पल है रेन ड्रॉप्स। मान लो ऊपर से रेन ड्रॉप गिर रही है। अब रेन ड्रॉप अगर गिर रही होगी तो वो पानी कैसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था। पर क्या होता है, हर कॉर्नर से एक सरफेस टेंशन लगता है, एक खिंचाव पड़ता है, एक टेंशन लगता है, एक फोर्स लगती है अंदर की ओर, है ना। एक अंदर की ओर सरफेस पे एक टेंशन लगता है, जिससे जो बॉडी है, जो भी लिक्विड है, वो कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और जितना कम एक्वायर करने की कोशिश करेगा वो छोटे से छोटा हो जाएगा और सबसे छोटा शेप ले लेगा। और सबसे छोटा शेप किसका होता है, किसी भी स्फीयर का। तो आपने देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स गिरती है ना आसमान से, वो कैसे गिरती है, वो स्फेरिकल होती है। जो पानी नीचे गिरेगी तो वो पानी एक सर्कुलर शेप बनाता है नीचे गिर के, तो वो एक स्फेयर की शेप में गिरता है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी वहाँ पे एक्ट कर रही होती है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, एक ऐसी इलास्टिक टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की जो मेक इट एक्वायर लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने पे मजबूर करता है किसी भी लिक्विड को। इसका यूनिट क्या होगा, देखो सरफेस टेंशन आप ऐसे याद रखना, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब किसी भी लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है अंदर, किसी भी लेंथ पे अंदर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स होता है न्यूटन, लेंथ होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। किन किन फैक्टर पे अब सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक तरफ आपने हनी लिया हुआ है ना, एक तरफ पानी लिया हुआ है, पानी और शहद की डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है तो सरफेस टेंशन भी अलग अलग होगा। सरफेस टेंशन किस पे ज़्यादा होगा, शहद पे ज़्यादा होगा, पानी पे कम होगा, है ना, क्योंकि उनका डेंसिटी अलग अलग है। ज़्यादा डेंसिटी वाले पे ज़्यादा सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं। एक तरफ आप हनी की ड्रॉप गिराओगे, एक तरफ पानी की ड्रॉप गिराओगे तो पानी ऐसे फैल जाएगा, पर हनी थोड़ा इस तरह से रह जाएगा। तो उसमें सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है ज़्यादा, इस पे ज़्यादा नहीं एक्ट कर रहा है, उसकी नेचर की वजह से। दूसरी बात है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो आपने हनी यहाँ पे रख दिया है, पहले ये इस तरह से था,
आपने नीचे से थोड़ा इस टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग जला दी, अब ये हनी फैलना शुरू कर जाएगा इस तरह से, तो इसका सरफेस टेंशन थोड़ा कम होना शुरू हो गया और ये फैलना शुरू हो गया। अब ये ऐसे ड्रॉप की फॉर्म में नहीं रह रहा है, अब ये फैलना शुरू कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब सरफेस टेंशन कम होने लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तीसरा है सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम क्या है, किस पे आपने इस ड्रॉप को रखा हुआ है ना, उस पे भी डिपेंड करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन बिकम जीरो, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। जो ड्रॉप्स होती है लिक्विड की, वो उस पर कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, वो बिल्कुल फैल जाती है इस तरह से। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, एग्जाम्पल क्या है सरफेस टेंशन का, रेन ड्रॉप। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया जैसे आपको गिरती है तो स्फेरिकल हो जाती है वो, है ना। ऐसे ही सोप बबल्स आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल गोल बनता है, वो उनमें भी सरफेस टेंशन होता है ना। सरफेस टेंशन की वजह से बिल्कुल गोल हो जाता है, स्फेरिकल शेप के हो जाता है, बिकॉज सरफेस टेंशन मिनिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कम करना शुरू कर देता है सरफेस टेंशन, और सबसे कम सरफेस एरिया कौन सी शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अगला अगर देखेंगे कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस भी सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस टेंशन अलग अलग हो जाता है इन फोर्सेस की वजह से। अब ये फोर्सेस क्या होती है, तो देखो कोहेसिव का मतलब होता है ऐसी फोर्सेस जो कि सेम तरह के सब्सटेंस के बीच में लगे, है ना। तो देखो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन। जैसे पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके बीच की अट्रैक्शन की अगर बात करें, अगर ग्लास की बात करें तो अगर सिर्फ ग्लास के बीच की बात करें तो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा सेम सब्सटेंस की, पानी और ग्लास का एक दूसरे के साथ नहीं, पानी के अलग और ग्लास के अलग, तो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। एडेसिव उल्टा हो जाता है, ये होती है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। अगर ग्लास की बात करें और पानी की बात करें, अब इन दोनों तरह के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको बोलता है एडेसिव फोर्सेस, है ना। तो दो तरह की ये फोर्सेस होती है जो कि मैटर के भी पार्टिकल जो होंगे, एटम्स जो होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे, उनके बीच में ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो सेम तरह के अगर मॉलिक्यूल की बात करें सब्सटेंस की, उनमें होगी कोहेसिव, अगर डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की बात करें उनके बीच में होगी एडेसिव फोर्सेस। तो जैसे मैं बात करती हूँ, अगर यहाँ पे पानी और ग्लास के बीच में ये वाली होगी एडेसिव, और यहाँ पे खाली पानी और पानी के बीच की दिखाई दे रही है तो ये होगी कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, अच्छा ये एक बार देख लो, ये मेनिस्कस होता है, आपको ये दिख रहा होगा, इसका मेनिस्कस नीचे की ओर है इस तरह से, और इसका मेनिस्कस ऊपर की ओर है इस तरह उठा हुआ। तो जो ये नीचे की तरफ मेनिस्कस होता है ये ज़्यादा राइज करता है क्योंकि यहाँ से चिपका हुआ है ना, यहाँ से अगर ये चिपका हुआ है तो मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस है ना दोनों के बीच में, इस तरह से बना रहा है, अगर इस तरह से बना रहा है तो पानी और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर और ग्लास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है यहाँ पे, मतलब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। अगर इस तरह का मेनिस्कस बन रहा है तो इस तरह के मेनिस्कस में वाटर राइज करता है क्योंकि ग्लास से इस तरह चिपका हुआ है ना, तो और ऊपर जाएगा, पर चढ़ता जाएगा क्योंकि इसी तरह का मेनिस्कस बना रहा है तो खूब ऊपर जाएगा क्योंकि ये एडेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर हियर, है ना। एडेसिव फोर्सेस मतलब पानी के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेनिस्कस इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो होंगे ये ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इनके बीच में, ये आपस में ज़्यादा अट्रैक्टेड है वाटर मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे अट्रैक्ट नहीं है, ग्लास से ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं है ना। तो फोर्सेज ऑफ एडेसिव फोर्सेज जो होगी वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में वो कम होगी यहाँ पे, है ना।
तो एडेसिव वो फोर्सेस वीक है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो जो ऐसे वाले मेनिस्कस होता है ये कौन बनाता है, ये बनाता है हनी, और ये बनाएंगे आपके पास मर्करी और हनी, ऐसे वाले मेनिस्कस बनाएंगे, ज़्यादा राइज नहीं करता है वो ऊपर, है ना। और यहाँ पे जो ऐसे वाला मेनिस्कस बनाता है ये बनाते हैं वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया, है ना, जिनकी डेंसिटी कम होती है, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ज़्यादा राइज कर लेते हैं, जिनकी डेंसिटी हाई होती है, जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो कम राइज करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें एडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस में, तो वाटर ऑन ऑयल, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वाटर को अगर ऑयल के ऊपर डालोगे तो वाटर स्फेरिकल ड्रॉप्स बना लेता है ना। वाटर जो होगा, ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो वाटर जो है वो स्फेरिकल ड्रॉप्स बना लेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, ये मान लो ऑयल है, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल डालोगे तो इस तरह से बना देगा। तो ये क्यों गोल बनाया, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ज़्यादा हो गई, ये ऑयल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि एडेसिव फोर्सेस कम हो गई यहाँ पे, है ना। एडेसिव होती है तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल के बीच में जो होती है, तो वाटर और ऑयल के बीच में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वाटर तो अलग से स्फेरिकल बना रहा है, मतलब कोहेसिव फोर्सेस हियर आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस जो पानी की है और ऑयल की है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन एडेसिव फोर्सेस, इसीलिए उन दोनों के बीच में एडेसिव ज़्यादा नहीं बन पा रही, क्योंकि कोहेसिव ज़्यादा है ना। दूसरी बात करेंगे ऑयल ऑन वाटर, पानी के ऊपर ऑयल डालो, उल्टा करो, पानी के ऊपर ऑयल की ड्रॉप डालो तो ऑयल स्प्रेड हो जाता है, एक थिन फिल्म बना लेता है ऑयल पानी के ऊपर। अगर वो फैल जाता है, पूरी तरह से फैल जाएगा, मतलब वो वाटर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है। और कनेक्ट कब कर पाएगा, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लग रही होगी अच्छे से। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगती है तो मतलब कौन सी फोर्सेस अच्छी है, यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस अच्छी है ना, और कोहेसिव कम है। तो कोहेसिव कम होगी ऑयल की, ऑयल को जब वाटर के ऊपर डालेंगे और जब वाटर को ऑयल के ऊपर डालेंगे तो ये होगी स्ट्रॉन्ग कोहेजन, यहाँ पे वीक होगा अगर ऑयल को वाटर पे डालेंगे। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी आ गई। कैपिलरी होती क्या है, पहले एक कैपिलरी ट्यूब होती है, एक नैरो ग्लास, बहुत पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है जो दोनों तरफ से ओपन होती है और उसमें लिक्विड राइज करता है अंदर, है ना। ओपन एट बोथ एंड से जो खुली होती है और राइज और फॉल करता है उसमें लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। तो लिक्विड्स दैट वेट ग्लास, जो कि ग्लास को गीला करता है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, ये जो मेनिस्कस होता है अगर ये इस तरह से राइज हो रहा होगा, इस तरह से होगा ये, मतलब यहाँ पे जो एडेसिव फोर्सेस है ये अच्छे फोर्स दोनों के बीच में है, तभी एक दूसरे से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे इनके बीच में एडेसिव फोर्सेस अच्छी है वाटर और ग्लास के बीच में, तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा, राइज करेगा। तो जो पानी ग्लास को वेट कर रहा है, गीला कर रहा होगा जो पानी, मतलब वो अच्छे से चिपक रहा होगा ग्लास से, और जितना अच्छे से चिपकेगा ग्लास से उतना ज़्यादा राइज करेगा। तो ये राइज करेगा, ये वाला कैसा बना रहा है, लोअर मेनिस्कस बना रहा है, तो ये अच्छी एडेसिव नहीं है, ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस है यहाँ पे, तो इसीलिए राइज नहीं करेगा, ये फॉल करेगा। और ये सेम रहेगा, जितना पानी का लेवल है ये उतना ही रहेगा। ये देखो राइज कर रहा है और ये फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जो लिक्विड ग्लास को वेट करेगा वो राइज करेगा ट्यूब में, लिक्विड्स दैट डू नॉट गेट वेट ग्लास वो फॉल करेंगे ट्यूब में। जैसे वाटर है वो राइज करेगा, मर्क्यूरी और हनी को ले लो वो फॉल करेगा बीच में, है ना। तो कैपिलरी ट्यूब को जैसे यहाँ स्टैंड में रखा है इसमें सब आपको दिख रहा है। तो कैपिलरी ट्यूब का क्या हमारी डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल है? हाँ, जैसे कि वाटर एंड मिनरल जो होता है एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। प्लांट कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है? मिट्टी से, क्योंकि उसके अंदर भी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो कैपिलरीज पानी को राइज करवाती है, रूट्स में अंदर की ओर खींचती है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है प्लांट में। इस तरह से ये पानी लेता है यहाँ से।
तो जो वाटर और मिनरल्स जो भी होता है वाटर के थ्रू वो एब्जॉर्ब कैसे करता है प्लांट, क्योंकि इसके अंदर लीव्स एंड ट्विग्स थ्रू द जाइलम टिश्यू, और जो जाइलम टिश्यू जो है वो कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करता है। दूसरा, ड्राइंग द इंक टू द निब टू द बॉटम ऑफ द फाउंटेन पेन, है ना, फाउंटेन पेन से लिखता है ना, तो ऊपर से नीचे तक जो आती है पेन इंक जो आगे तक पहुंचती है, निब तक पहुंचती है, वो किस तरह से पहुंचती है, क्योंकि निब जो होता है उसको बीच से काटा होता है ना, स्लिट करा होता है इन द मिडल, विच एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करती है ना। और तीसरा आपके पास है लाइटिंग कैंडल एंड लैम्प विक्स, है ना, जो अगर आप विक लगा के, जो बत्ती लगा के आप कैंडल्स और दिए जलाते हो ना, वो उसमें भी क्या होती है, कैपिलरीज की तरह काम करती है वो विक्स, और जिसकी वजह से जो ऑयल होता है या जो भी वैक्स होता है वो नीचे से ऊपर विक के थ्रू चला जाता है, वो भी कैपिलरी की तरह एक्ट करती है। फिर आपका है ब्लोटिंग पेपर, जिसको आप यूज़ करते हो, जो भी आपका लिक्विड कोई गिर गया है, स्पिल हो गया है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, देखो ये जैसे एब्जॉर्ब कितने अच्छे से कर रहा है, सिर्फ टच कराया है और एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज की तरह काम करता है ये, जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। तो ये सब कैपिलरी से ही काम कर रही है ना, कैपिलरी के है ये सारे एग्जाम्पल्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने इसी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम गैसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।